बरेली के थाना बहेड़ी क्षेत्र के ग्राम बुढ़िया कॉलोनी में अवैध शराब ने कई जिंदगियां छीनी हैं। रूपेश सिकंदर की मौत पर पुलिस खामोश रही। अंधे सुशील राय ने एसएसपी को प्रार्थना पत्र सौंपा। उन्होंने आरोप लगाया कि ढाबा मालकिन, ब्यूटी पार्लर मालिक और उसके साथी खुलेआम शराब बेच रहे हैं। सुशील राय ने मांग की है कि अवैध शराब माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। दिल्ली लाल किले के पास हुए ब्लास्ट में मेरठ के रहने वाले मोहसिन की मौत हो गई। मोहसिन अपना घर चलाने के लिए दिल्ली में ई रिक्शा चलाता था। बताया जा रहा है कि जिस वक्त ब्लास्ट हुआ उस समय मोहसिन अपनी सवारी को लेकर जा रहा था और पास में ही गाड़ी में ब्लास्ट हो गया, जिससे मोहसिन की दर्दनाक मौत हो गई। करीब 2 साल पहले मोहसिन मेरठ से दिल्ली अपने कामकाज के लिए गया था और अपनी पत्नी और बच्चों के साथ दिल्ली में ही रह रहा था। मोहसिन की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। भरतपुर के बयाना क्षेत्र में बिजली के स्मार्ट मीटर लगाने को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश बढ़ता दिखाई दे रहा है। किसान और उपभोक्ताओं ने बिजली घर के बाहर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि स्मार्ट मीटर लगाने से बिजली बिलों में अनियमित बढ़ोतरी होगी और गरीब परिवारों पर अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा। ग्रामीणों ने बिजली विभाग से स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया को रोकने की मांग की। चेतावनी दी है कि यदि मांगे नहीं मानी गयी तो आंदोलन और अधिक तीव्र किया जाएगा। बरेली में राष्ट्रीय मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस छात्र का अपहरण उसके ही सहपाठी ने किया। आरोप है कि छात्र के खाते में करोड़ों रुपए होने की वजह से सहपाठी ने भारी युवकों के साथ मिलकर अपहरण की साजिश रची। बदमाशों ने गौरव को चलती कार में घंटों बंधक बनाकर मोबाइल से 60,000 रुपए ट्रांसफर करा लिए और पिता से 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी। पुलिस ने सर्विलांस से लोकेशन ट्रेस कर छात्र को सुरक्षित बरामद कर लिया और मुख्य आरोपी दिविज बहल को गिरफ्तार कर लिया गया है। बरेली में मंत्री गुलाब देवी ने कहा कि फरवरी में होने वाली बोर्ड परीक्षाओं के लिए भी पूरी तैयारी चल रही है। सभी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि विद्यार्थियों को किसी तरह की असुविधा न हो। मंत्री ने बताया कि एक एक अधिकारी निष्ठा और आत्मविश्वास के साथ अपनी जिम्मेदारी निभा रहा ताकि परीक्षा पूरी तरह नकल विहीन और पारदर्शी हो सके, पिछले वर्षों की तरह। सपा नेता आजम खान को सिविल लाइन थाने में दर्ज 6 साल पुराने भड़काऊ भाषण केस में अदालत ने बरी कर दिया। एमपी एमएलए कोर्ट ने कहा कि मामले में कोई ठोस साक्ष्य नहीं मिला। मामला 2019 के लोकसभा चुनाव में दर्ज हुआ था। आजम खान खुद कोर्ट पहुंचे और फैसले के बाद उन्होंने कहा कि न्यायपालिका ने सही निर्णय लिया। समर्थकों ने इस मामले के बाद में राहत की सांस ली है। राजनीतिक हलकों में भी इस फैसले को लेकर चर्चाएं तेज हैं। लंबे समय से चली आ रही कानूनी लड़ाइयों में अब आजम खान के लिए हालात अब कुछ आसान होते नजर आ रहे हैं। राजद नेता तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर वीडियो साझा कर बिहार में मतदान की बम्पर भागीदारी की खुशी जताई। उन्होंने बताया कि बुजुर्ग, महिलाएं, युवा और व्यापारी और किसानों ने सभी ने लोकतंत्र के महोत्सव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उनका कहना था कि हर वोट मायने रखता है और लोकतंत्र की असली ताकत जनता के निर्णय में है। असली तस्वीर तो 14 नवम्बर को मतगणना के बाद ही साफ होगी। लखनऊ में प्रेस वार्ता के दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि बिहार में भाजपा हार रही है। दूसरे चरण का मतदान समाप्त हो चुका है और अब सबकी नजरें एग्जिट पोल पर टिकी हैं। विभिन्न सर्वे एजेंसियां जल्द ही एग्जिट पोल जारी करेंगी, जिससे पता चलेगा कि जनता किसके पक्ष में झुक रही है। लेकिन असली नतीजे तो 14 नवंबर को मतगणना के दिन ही साफ हो पाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाराबंकी में जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो वंदे मातरम का विरोध करता है वह भारत माता का विरोध करता है। ऐसे लोगों की इस देश में जगह नहीं। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस सपा ने यूपी को बीमारू राज्य बनाया, जबकि अब किसान खुशहाल है। सीएम ने 1734 करोड़ की 254 परियोजनाओं का लोकार्पण और औद्योगिक क्षेत्र विस्तार की घोषणाएं की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर भूटान पहुंचे और थिम्पू एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत हुआ। पीएम मोदी ने भूटान की पर्यावरणीय उपलब्धियों की सराहना करते हुए इसे विश्व का पहला कार्बन नेगेटिव देश बताया। अपने दौरे में पीएम भूटान के राजा और प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे और 1020 मेगा हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। यह यात्रा भारत भूटान मित्रता को और मजबूत करेगी।